ठीक है, तो एक्सरे हम लोग पढ़ रहे थे और एक्सरे में टाइप्स हम लोगों ने देखा था कि दो तरह का होता है। मतलब अलग अलग वेराइटीज हम लोग देखे थे। एक तो देखे थे सॉफ्ट एक्सरे और हार्ड एक्सरे, ऑन द बेसिस ऑफ कि उसका पेनिट्रेटिंग पावर क्या है। जैसा पेनिट्रेटिंग पावर था उस हिसाब से हम लोग दो लोग देखे थे, सॉफ्ट एक्सरे और हार्ड एक्सरे। फिर किस मैकेनिज्म से वो बनता है, कैसे वो प्रोड्यूस होता है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने देखा था कि दो तरह का और डिवाइड क्लासिफाई होता है। एक को बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे और एक को बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ठीक है, और इन दोनों एक्सरेस में हम लोगों ने देखा था कि कंटिन्यूअस जो होता है उसमें एक लिमिट मिनिमम वैल्यू से लेकर इन्फिनिटी तक लेमडा वेरी करता है। जो मिनिमम वैल्यू था उसके लिए जो एनर्जी होता है, मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस आता है, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब उसी के बेसिस पे फिर हम लोग कर्व भी बनाए थे कि कैसे क्या होता है। के सीरीज, एल सीरीज, एम सीरीज बोले थे कि अगर के सेल का इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक वाले केस में के सेल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है कोलिजन की वजह से, तो जो भी बाहरी इलेक्ट्रॉन होंगे वो के सेल पे छलांग लगाएगा। तो उस चीज को हम लोग के सीरीज बोल रहे हैं। के होता है 1, फर्स्ट ऑर्बिटल नंबर बोलते हैं। तो अगर 2 से बन जा रहा है तो के अल्फा, 3 से बन जा रहा है तो के बीटा, ऐसे नाम था। वैसे ही एल सीरीज वाले पे अगर आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स जंप लगाएंगे तो उसको बोल देते हैं एल सीरीज। एम वाले सेल पे आएंगे तो एम सीरीज, एन वाले पे आएंगे तो एन सीरीज, ऐसा ही था। ठीक है, अब उसी से बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लास्ट में डिस्कस भी किए थे, तो उसी से बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहे हैं, करो। ऐसा हमारा इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा रखा है। ठीक है, मान लेते हैं दो दे रखा है, ये लैम्डा 1, ये लैम्डा 2, करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आई नंबर। पूछा जा रहा है विच इज के अल्फा एंड के बीटा। इसमें से के अल्फा और के बीटा कौन सा है और रिप्रेजेंट करना है। इस वेवलेंथ में के अल्फा के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, के बीटा के करस्पॉन्डिंग कौन सा वेवलेंथ है, बताना है। जल्दी से बताओ। बोलो चंदन। के अल्फा के लिए कौन सा लैम्डा है, के बीटा के लिए कौन सा होगा। हेलो, सर लेमडा 2 वाला के अल्फा होगा। ऐसा ही होता है। यहाँ से यहाँ जो है इसको हम लोग बोलते हैं के अल्फा, यहाँ से यहाँ आता है इसको बोलते हैं हम लोग, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वेवलेंथ होगा के बीटा।
इन्हीं दोनों में कंपैरिजन करना है। एनर्जी डिफरेंस अगर देखेंगे तो 3-1 का एनर्जी डिफरेंस और 2 एनर्जी डिफरेंस, यहाँ से अगर हम बोल रहे हैं कि डेल्टा ई 2-1 यानी 2 और 1 का एनर्जी डिफरेंस और डेल्टा ई 3-1 का एनर्जी डिफरेंस, तो कौन सा ज्यादा होगा? तो ज्यादा 3 होगा, तो यहाँ से। और ये हम जानते हैं कि ये जो होता है एच सी बाई लेमडा होता है एनर्जी, एच सी बाई लेमडा 1 और ये एच सी बाई लेमडा 2, ऐसा होगा। रेसिप्रोकल है तो लेमडा 1 और लेमडा 2 में हम क्या रिलेशन दे सकते हैं? तो लेमडा 1 जो होगा ग्रेटर होगा। तो लेमडा 1 हम यहाँ पे किसके लिए लिए हैं? 2 से 1 यानी के अल्फा के लिए, और लेमडा 2 लिखे हैं के बीटा के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेमडा 1 हमारा ग्रेटर है। ठीक है, तो ग्रेटर किसके लिए? के लिए। ग्रेटर यहाँ पे फिगर के अनुसार उल्टा लिख, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ से लेमडा जो वाला है, यानी कि अगर 2-1 के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे बड़ा है, तो यहाँ पे ए कर लो, कंपैरिजन करने में थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि या फिर ठीक है ए और बी में बड़ा वाला जो है लेमडा 1 है हमारा, तो जो बड़ा वाला एंगल है वो के अल्फा के रिप्रेजेंट है, और ये बोलेंगे कि लेमडा सर आवाज फंस ए रहा के है। लिए। हेलो, अभी ठीक है सर, पहले फंस रहा था। ठीक है, तो इसी तरीके से एनर्जी डिफरेंस चेक कर लेना है, और हम जानते हैं एनर्जी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है। तो जो एनर्जी ज्यादा है, यानी 3-1 का एनर्जी ज्यादा है, तो उसका वेवलेंथ जो होगा कम होगा। ठीक है, कि अल्फा का एनर्जी कम है, 2-1 का एनर्जी कम है, तो उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, यानी कि बी वाला जो होगा अल्फा के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है और वो बीटा के लिए। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, तो अल्फा बीटा था, हो सकता है हमको ऐसा दे दे, बोले कि ये लेमडा ए है, ये लेमडा बी है। ठीक है, इधर की तरफ लेमडा है, इधर की तरफ इंटेंसिटी है। बोल रहा है कि अब हमको के अल्फा एंड एल अल्फा में बताना है। ठीक है, के अल्फा और एल अल्फा, फिर से प्रोसीजर वही होगा। प्रोसीजर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस एनर्जी चेक करना है। और एनर्जी के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का अगर याद हो, बोलो इसमें क्या होता है? अगर देखोगे ध्यान से, अगर ध्यान दिए होगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो ये 1-2-3 बोल रहा है, तो ये जो हुआ ये के अल्फा लाइन हुआ, यहाँ से यहाँ जो हुआ वो एल अल्फा लाइन हुआ। तो एनर्जी डिफरेंस देखते हैं, तो ये 2 और 1 का एनर्जी डिफरेंस और इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस में ये वाला एनर्जी डिफरेंस, यानी अगर इसको डेल्टा E1 बोल रहे हैं, इसको डेल्टा E2 बोल रहे हैं, तो डेल्टा E1 ग्रेटर E1 सर। ग्रेटर होता है डेल्टा E2 से। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर लेमडा 1 है, लेमडा 2 है, तो लेमडा 1 छोटा होगा, यानी कि लेमडा ए जो है ये जो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है वो के अल्फा हो जाएगा, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो
एल अल्फा। ठीक है, तो ऐसे ही हम एनर्जी डिफरेंस ध्यान में रखेंगे और लेमडा को चेक कर लेंगे कौन सा किसके लिए करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, इसके बाद है हम लोग का मोजले लॉ। ठीक है, मोजले लॉ। मोजले लॉ क्या है? तो जैसे कि अगर हम देख रहे हैं कि डिफरेंट कोई भी अगर एक्सरे निकल रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी है किसी न किसी एटम के लिए वो डिपेंड कर रहा होगा, तो उसी एटम के लिए, जैसे एटम से रिलेट करने के लिए उसका कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, उससे रिलेट करने के लिए मोजले लॉ, यानी कि एक्सरेज के लिए ये डिफाइन करता है कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं डिपेंडेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर इज डिफाइंड बाय मोजले लॉ, यानी मोजले लॉ ही एक्सपेरिमेंट से अपना ये लॉ दिए थे। इसका प्रूफ से हमको ज्यादा लेना देना है नहीं। ठीक है, तो ये रिलेट करते हैं, रिलेट्स फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ, बात बराबर है क्योंकि एफ बराबर सी बाई लेमडा होता है ऑफ एक्सरे। ठीक है, relates frequency wavelength of X-ray with atomic number टारगेट मटेरियल। जो हम टारगेट मटेरियल यूज करे थे जिसकी वजह से हो रहा था, उस मटेरियल का एटॉमिक नंबर पे क्या डिपेंडेंसी है उस चीज को ये रिलेट करता है। और इन्होंने कहा कि जो फ्रीक्वेंसी उसका अंडर रूट जो होता है वो इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी होता है। ठीक है, यहाँ पे ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए एंड बी आर कांस्टेंट, यानी कि किसी भी एटम के लिए कांस्टेंट होता है। बी का नाम सुने होंगे, बी को हम लोग सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, केमिस्ट्री में ये नाम सुने होंगे बहुत बार। यस। ठीक है, तो बी से या सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एटम, यानी कि जो जो भी डिफरेंट डिफरेंट एटम के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट शायद कितना बाउंडेड है न्यूक्लियस जो है उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसा बाउंडेड है, उन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे बी का वैल्यू बस हम लोग याद रखेंगे, बी इक्वल टू 1 फॉर के सीरीज। के सीरीज रहेगा तो उसके लिए बी का वैल्यू 1 होता है, और बी इक्वल टू 7.2 होता है फॉर एल सीरीज। ठीक है, के सीरीज रहेगा तो उसके लिए बी का वैल्यू 1, एल सीरीज रहेगा तो 7.2 यूज कर सकते हैं। ए जो वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होता है। कैसे फाइंड करेंगे? तो हियर अगर स्क्वायर कर देंगे, न्यू का अंडर रूट जो है ए जेड माइनस बी, तो अगर हम स्क्वायर कर देंगे हमको क्या मिलेगा, न्यू इक्वल टू ए स्क्वायर जेड माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसी चीज को लेमडा के फॉर्म में लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ लेमडा, न्यू को हम फ्रीक्वेंसी जो होता है सी बाई लेमडा होता है, तो हम ऐसे ही लिख रहे हैं डायरेक्टली क्योंकि हमको फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करना है। तो 1 बाई लेमडा इक्वल टू आता है आर जेड माइनस बी का होल स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। सर केमिस्ट्री में यहाँ पर तो रिडबर्ग कांस्टेंट था। हाँ, आर को हम लोग बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, वही चीज है। ठीक है, यहाँ पे बस यहाँ पे आर जेड स्क्वायर उसमें हम लोग यूज करते थे, जेड माइनस बी नहीं हुआ करता था।
ठीक है, अंतर सिर्फ इतना का ही है। रिडवर्क कांस्टेंट ये आया भी वहीं से है, ठीक है, डायरेक्ट इसलिए लिख रहे हैं। आर जो है रिडवर्क कांस्टेंट है और 1/λ इतना होता है। तो अगर जैसे कि हमको ये दोनों फॉर्मूले याद रखे हैं, मोस्टली जो हमको क्वेश्चन देता है इन्हीं दोनों फॉर्मूला का रेशियो पूछता है, ठीक है, रेशियो पूछेगा, यानी कि जेड और आर से हम जेड के बारे में पूछेगा, बोलेगा कि 1 से 2 जा रहा है, 3 से 4 जा रहा है, इस एटम के लिए जा रहा है, उस एटम के लिए जा रहा है, तो रेशियो लेके लेमडा में बताएं रिलेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी में बताएं रिलेशन क्या है। तो मोस्टली केस में इन दोनों इक्वेशंस का हमसे रेशियो लिवाया जाता है, इन दोनों फॉर्मूले को याद रखना है। बी का वैल्यू याद रखना है के सीरीज और एल सीरीज के लिए क्या होता है, मोस्टली हमसे के सीरीज पूछा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं के अल्फा लाइन है, ठीक है, के अल्फा लाइन है, इसके लिए हम जानते हैं कि बी इक्वल टू 1 होगा, n2 जो होगा वो 2 होगा और n1 जो होगा वो 1 होगा, यानी 2 से 1 तक छलांग लगाता है। इसके लिए अगर हम 1/λ लिखेंगे किसी भी एटम के लिए, तो हम लिखेंगे क्या, ध्यान से देखो, यहाँ से r z-1 का होल स्क्वायर 1/1 - 1/4, यानी कि हो जाएगा 3/4 r, ठीक है, और z-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/λ। तो अगर हम न्यू के टर्म में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 3/4 r। सी स्पीड ऑफ लाइट है, z-1 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि c बराबर जो होता है, अगर लेमडा के टर्म में लिखते हैं तो स्पीड लेमडा बाई लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, तो हम फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं c/λ, ठीक है। तो अगर हम ये लिख सकते हैं तो इसीलिए लेमडा में c से मल्टीपल कर दिए तो न्यू आ गया, और इधर भी c से मल्टीपल कर दिया। तो इसको अगर हम कंपेयर कर रहे हैं इससे, तो हमको देखो a का वैल्यू मिल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे a जो कांस्टेंट है वो हमको दिख रहा है √3/4r, यानी कि के सीरीज के लिए जो a का वैल्यू है इतना है। वैसे ही के अल्फा लाइन के लिए, के बीटा के लिए होगा तो वैसे ही फाइंड कर सकते हैं, के गामा के लिए जो भी है उसके लिए हम लोग ये चीज फाइंड कर सकते हैं, यानी किसी भी एक लाइन के लिए a का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा और किसी भी सीरीज के लिए b का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोग को मोस्टली यहाँ से a और b का वैल्यू दिया रहता है या फिर बोल देता है, तो हम लोग को पता होता है कि क्या होगा। मोस्टली केसेस में एक ही टाइप का अगर लेंगे तो इन दोनों का रेशियो में कट जाता है। इस क्वेश्चंस में ऐसे रेशियोज ही पूछे जाते हैं, इसलिए इन सबको ध्यान में रखना है। रिलेशन ज्यादा हमसे नहीं कराया जाएगा कि वैल्यू दे देगा और पूछेगा कि बताओ क्या होगा कैसा होगा। मोस्टली केसेस में हमको रेशियोज ही पूछे जाते हैं कि एक के लिए इतना है, दूसरे के लिए क्या होगा बताओ, ठीक है। और आगे चल के जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे, इसी को बामर सीरीज ये सब सीरीज के नाम देते हैं, लाइमन पास्कल बामर जो भी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल इसी पे कराते हैं, ठीक है। लेमडा फॉर के अल्फा लाइन फॉर जिंक, ठीक है, शॉर्ट में ही लिख रहे हैं। जिंक जिसका जेड जो होता है 30 होता है, इसके लिए दे रखा है 1.415 एंगस्ट्रम। फाइंड लेमडा फॉर के अल्फा लाइन एमिटेड बाय एमओ मोलिब्डेनम जिसका जेड होता है 42, ठीक है। ये चीज हमको फाइंड करना है। फाइंड करो, आसान है, फॉर्मूला रखना है बस।
हो गया। हो गया। के अल्फा लाइन है, ये भी के अल्फा लाइन है, तो ए तो दोनों के लिए सेम होगा, तो 1 अगर लेमडा लिखेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं। यहाँ से न्यू बराबर आया था हमारा ए स्क्वायर जेड माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम सी बाई लेमडा। ठीक है, तो यहाँ से के अल्फा लाइन है तो ए भी फिक्स बी भी फिक्स, ठीक है, बी का वैल्यू 1, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि 1 बाई लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि लेमडा 1 बाई लेमडा 2, ठीक है, लेमडा 1 हम जिंक के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं लेमडा जिंक बाय लेमडा मोलिब्डेनम, तो इनवर्स का रेशियो है, तो ऊपर आएगा जेड ऑफ जिंक, नहीं ऊपर आएगा मोलिब्डेनम, नीचे आएगा जेड ऑफ जिंक माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, मोलिब्डेनम का हमको फाइंड करना है, तो लेमडा जेड एन वैल्यू देगा हमको, तो हम वैल्यू पुट करते हैं 1.415 एंगस्ट्रम में ही है, इसको लेमडा मोलिब्डेनम इक्वल टू ये है 42 माइनस 1, नीचे 30 माइनस 1, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, यानी कि 41 का स्क्वायर बाई 29 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज को सॉल्व करेंगे तो लेमडा आ जाएगा हम लोग का ठीक है इतना एंगस्ट्रम आंसर हो सकता। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग को इसमें दिया रहेगा, हम लोग को फाइंड करना होगा, मोस्टली केसेस में ऐसे ही रेशियोज ही हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, दो चीज के लिए दिया रहेगा, दोनों चीज में से कोई भी चीज कंपेयर करना होगा और उसके लिए रेशियोज हमको फाइंड करने होंगे। इसी में नहीं बल्कि मॉडर्न फिजिक्स के मोस्टली क्वेश्चंस में हमसे रेशियोज ही पूछा जाता है। हाँ, न्यूक्लियर फिजिक्स वाले में कैलकुलेशन कराया जाता है, तो इन सब चैप्टर में बहुत ही आसान है, फॉर्मूले का डेरिवेशन कुछ है नहीं, डेरिवेशन इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्टली कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेट ही करवाया जाएगा, तो इसलिए कैलकुलेशन से भागना नहीं। इसके बाद है हम लोग का एक्सरे एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अगर एक्सरे किसी मटेरियल पे पड़ता है तो एब्जॉर्ब होगा, तो उसी चीज का एक छोटा सा टॉपिक है कि अगर कोई भी एक्सरे किसी मटेरियल पे पड़ता है तो जरूरी नहीं है कि सारा का सारा वो रिफ्लेक्ट ही हो, बहुत सारे पार्ट जो है ऑब्जर्व भी हो जाता है। सर ठीक है, कनेक्ट। हाँ, सर इसका प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन आया था किसमें? इस सब टाइप में? इस वाले में रेशियोज ही पूछा है मोस्टली में।
ठीक है, 2 चीज का दे दिया है, बताया कि जैसा भी जो क्वेश्चन करा है वैसे उसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा मोस्टली सर कौन क्वेश्चंस। सा चैप्टर में? एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ ही तो दिया रहता है इसको, और मोस्टली बुक्स में तो मॉडर्न फिजिक्स करके एक ही, मतलब कि अगर प्रीवियस ईयर वाला आता है तो मॉडर्न फिजिक्स एक ही बार करके दिया रहता है। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से तो उसमें कोई बुक में नहीं, चैप्टर में नहीं दिया है देखे हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर वाले ये सब में अगर देखता है तो उसमें दिया रहता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में ही दिया रहता है लगभग, क्योंकि उसी से रिलेटेड है, रिडबर्ग कांस्टेंट, ये सब चीजें जो दे रखे हैं। सिर्फ शुरुआत में जो हमारा प्रोडक्शन मैकेनिज्म है वो फोटो इलेक्ट्रिक से थोड़ा बहुत मैचिंग है कि फोटॉन्स आगे टकरा रहा है, इलेक्ट्रॉन आगे टकरा रहा है, फोटॉन्स निकल रहा है, बाकी सारा कुछ इधर का कहानी। मोजले लॉ जो है वो बेसिकली वहीं से आया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से। सर हाँ सर बोले एक्सरे का हार्मफुल इफेक्ट्स भी होता होगा? क्या? सर बोले एक्सरे का हार्मफुल इफेक्ट्स होता होगा? तो एनर्जी है, पेनेट्रेटिंग पावर अगर ज्यादा है तो हार्मफुल तो होगा ही। बोला तो जाता है कि एक्सरे बार बार कराने से भी जैसे जो बोन्स होते हैं उसमें डिफेक्ट पाया जाता है, इफेक्ट आ जाता है, कुछ साइड इफेक्ट कुछ कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसका जो कि ज्यादा इफेक्ट नहीं है, ज्यादा उतना ज्यादा नुकसान नहीं करता है। ठीक है, हार्ड अगर एक्सरे हम लोग यूज करते हैं जिसका पेनेट्रेटिंग पावर ज्यादा है तो नुकसान करेगा ही। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि आई नोट जो है किसी सरफेस पे पड़ रहा है, इंटेंसिटी है, इंसिडेंट इंटेंसिटी है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक भी उतना ही आज तक इससे क्वेश्चंस नहीं आया है, लेकिन बुक्स में दिया रहता है इसलिए बता दे रहे हैं। इंसिडेंट इंटेंसिटी है, अगर किसी सरफेस पे पड़ा, ठीक है, एक्सरे है, अगर इस सरफेस पे पड़ा तो कुछ पार्ट जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाएगा। रेडिएशन वाले में जैसे हम लोग देखते थे कि कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है, तीनों चीज होता है। ट्रांसमिट को लगभग टाइम हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन को मोस्टली टाइम मानते हैं। तो ये जो एब्जॉर्प्शन पावर है तो उसी चीज को बोला जा रहा है कि जो एब्जॉर्प्शन होगा वो आई इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स, इस फॉर्म से होता है। इसमें भी डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आएगा तो, आज तक पूछा नहीं है, लेकिन बुक्स में अगर देखोगे, जैसे सिंगेज का बुक्स है उस समय देखोगे तो मिल जाएगा। तो एम को बोलते हैं हम लोग सीएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसके बाद है लास्ट में एप्लीकेशंस। ठीक है, एक्सरे का जो एप्लीकेशन है वो क्या है, तो बहुत सारे इसका तो हम लोग कह सकते हैं कि कुछ बहुत सारे जगहों पे इसका यूज होता है। जैसे कि अगर हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले मेडिकल पर्पस में ही, क्योंकि हम डेली के डेली देखते हैं तो मेडिकल फील्ड या मेडिकल पर्पस में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हाथ पांव टूट जाता है तो इमेजिंग करना होता है, बॉडी पार्ट्स का अंदरूनी पार्ट का इमेज निकालना होता है, तो हम लोग एक्सरे कराते हैं। तो हम लोग इसको मेडिसिन में यूज कर सकते हैं, सर्जरी में यूज कर सकते हैं। फिर इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, इंडस्ट्रीज में टू फाइंड क्रैक्स और डिफेक्ट। जैसे कि अगर कोई भी मेटल है, जैसे अगर ये मेटल है, इसमें यहाँ पे क्रैक है, इधर से हम एक्सरे पे फेंक, अगर ये पेनेट्रेट कर रहा है, इधर स्क्रीन है जिस पे हम डिटेक्ट कर रहे हैं, तो इधर जहाँ पे डिटेक्ट ये क्रैक नहीं है उधर तो पार हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पार नहीं हो पाया, तो हमको पता चल जाता है कि इस मेटल में क्रैक है, तो इंडस्ट्रीज में इसलिए यूज हो जाता है। कभी कभी सिग्नल्स भेजने के लिए भी एक्सरे का यूज होता है, रेडियोथेरेपी में बोल सकते हो। ठीक है, टिश्यूज रेडियोथेरेपी में भी यूज होता है, जहाँ पे टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं तो उसको निकालने के लिए, कट करने के लिए थेरेपी में यूज होता है।
तो बहुत सारी जगहों पे इसका यूज होता है। रेडियोथेरेपी हम लोग बोलते हैं कि अगर डैमेज टिश्यू है उसको कट करना है, मान लेते हैं कि ऐसी जगह पे है कि अंदर कहीं बॉडी पार्ट में है, तो उसको कट करने के लिए इस चीज का सहारा लिया जाता है कभी कभी। या फिर देखे होगे कि लेजर ट्रीटमेंट होता है। लेजर ट्रीटमेंट यानी कि किसी का मसा या तिल उल होता है तो उसको हटाया जाता है, तो उसमें भी कभी कभी एक्सरेज का यूज होता है उस मस्से को हटाने के लिए। या फिर फेस उस पे तिल होता है तो उसको हटाना है, तो उसको लेजर थेरेपी हम लोग बोलते हैं, तो उसमें भी एक्सरे यूज होता है। ये सब मेडिकल पर्पसेस में बहुत जगह यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, साइंटिफिक एप्लीकेशंस में भी यूज होता है। यानी कि साइंटिफिक बोले तो अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसी का मेजर करना हो तो उसमें भी यूज किया जाता है। ठीक है, सर क्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोले? जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई सॉलिड मटेरियल है तो सॉलिड स्ट्रक्चर में बड़े हुए क्रिस्टलाइन फॉर्म बनाता है, एफसीसी बीसीसी ऐसा करके, बॉडी फेस सेंटर। एफसीसी होता है ना, क्या बोल रहे हो, सॉलिड स्टेट में था कुछ। सॉलिड स्टेट में कुछ कुछ था, बॉडी फेस सेंटर, बॉडी सेंटर कुछ ऐसा ही था, भूल गए नाम। ठीक है, तो उन सब में अलग अलग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो वही, जैसे कि अगर हम स्ट्रक्चरल लेवल पे भी वो लोग यूज करते हैं एक्सरेज को देखने के लिए। अब कैसे करते हैं ये सब हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब। ब्रैग्स लॉ एक नाम होगा, छोटा सा टॉपिक है तो वहां पे, ठीक है। बाकी और कैसे किया जाता है वो सब हम लोग को नहीं जानना। तो एक्सरे में हम लोग को इतना कुछ जानना है कि एक्सरे क्या होता है, ठीक है, एक्सरे किस किस तरीके से फॉर्म करता है, ठीक है। और मोजले लॉ है, मोजले लॉ छोटा सा टॉपिक है, वो भी हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक है। मोजले लॉ में हम लोग को सिर्फ फॉर्मूला है उसको याद रखना है, क्योंकि उसी के रिलेशन में ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत है तो पूछ लो। ठीक है, तो नेक्स्ट शुरू करते हैं हम लोग। और मॉड्यूल मिल गया ना शायद? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है एटॉमिक फिजिक्स। इसमें हम लोग एटम के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू के जो जो है रटा रटाया चीज है उसको सिर्फ हम बोल दे रहे हैं, ठीक है, लिखेंगे नहीं। जैसे कि शुरुआत में ये सब चीजें केमिस्ट्री में ज्यादा डिटेल में पढ़े हो गए, हम लोग को उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, हम लोग को थोड़ा बहुत बस देखना है क्या होता है। जैसे शुरुआत में एटॉमिक स्ट्रक्चर का शुरुआत हुआ होगा तो डाल्टन्स लॉ से हुआ होगा, ठीक है, कि डाल्टन्स लॉ ने पोस्टुलेट्स दिए, ये टर्म ऐसा होगा, बहुत ही स्फेरिकल होगा, ये सब स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, ऐसे ऐसे चीजें उन्होंने बोला था। लेकिन बाद में पता चला था कि एटम स्मॉलेस्ट चीज नहीं होता है, उससे भी छोटा कुछ पार्टिकल होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सदियों पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में किसी भी, अगर सेल है, टिश्यू है, कोई भी चीज है, पार्टिकल है, तो उसको एटॉमिक लेवल पे देखने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग तरीके का फॉर्मेट दिया था, ठीक है। तो उसमें से कुछ फॉर्मेट्स क्या थे, तो ये डाल्टन से शुरू हुआ था, डाल्टन ने अपना दिया, फिर जे थॉमसन मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड मॉडल आया, फिर बोर एटॉमिक मॉडल आया, और अभी तक हम लोग हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए बोर मॉडल ही मानते हैं, ठीक है। तो वही चीज हम लोग एक एक करके देख रहे हैं कि क्या था और क्या नहीं था। उससे पहले चलो रास्ते में बताएंगे। तो वही हम मॉडल का एक एक करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं जे थॉमसन।
ठीक है, जे थॉम्सन मॉडल, इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं या फिर प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर वाटर, क्योंकि यहीं से लोगों ने इसको थोड़ा बहुत माना, किया जाना कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। ठीक है, तुम लोग बताओ ये क्या मॉडल था, बोलो चंदन। प्लम पुडिंग, हाँ, उसमें बोला गया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो तरबूज की तरह उसमें पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और उसका बीज की तरह उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। बीज पॉजिटिव चार्ज होता है कि बीज को नेगेटिव चार्ज बोला गया था? तो पॉजिटिव चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड बोला गया था। जैसे कि तरबूज होता है, ऐसे ही पूरा हो गया, सिर्फ आधा काट दिए मान लो, तो इसमें ये पूरा पॉजिटिव है। और हम जानते थे कि एटम जो है न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, यानी कोई चार्ज नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो सीड्स है ये नेगेटिव चार्ज है और बाकी का सारा चीज पार्ट पॉजिटिव है। तो जे थॉम्सन मॉडल में यही का है, या फिर प्लम पुडिंग मॉडल बोलो या फिर वाटरमेलन मॉडल बोलो। इसमें बोले कि एटम में जो होता है, एक एटम जो होता है हैवी पार्ट होता है। ठीक है, जो मोस्टली वेट होता है वो एटम का ही होता है। और अगर हम बोल रहे हैं कि एटम है, तो एटम का मोस्टली पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि मोस्ट ऑफ पार्ट इज पॉजिटिव। और ये जो डॉटेड डॉटेड दिखाया जा रहा है ये नेगेटिव चार्ज इसमें एम्बेडेड होता है, यानी कि बोले गए कि पूरा का पूरा जो शेप है वो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज उसमें एम्बेडेड होता है, जस्ट लाइक वाटरमेलन। कि जो पूरा रेड वाला पोर्शन जो होता है वो पॉजिटिव हो गया, और जो सीड्स हैं, सीड्स ब्लैक वाले जो दिखते हैं आधा कट करने के बाद, तो वो जो हमको दिख रहे हैं वो निगेटिव टाइप के। या फिर प्लम पुडिंग मॉडल, पुडिंग यानी हलवा हो गया, उसमें किशमिश उसमें डाल दिए, हलवा बना के रख दिए, तो पूरा जो पुडिंग है वो पॉजिटिव होगा और उसमें जो रेजेंस यानी किशमिश का जो भी हम डाले हुए हैं वो जो दिख रहे हैं वो सब निगेटिव है। और ये निगेटिव चार्ज जो है उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देता है। जे थॉम्सन का ये फर्स्ट मॉडल था, यानी कि शुरुआत उन्होंने इसी से किया था। ठीक है, उसके पहले भी बहुत लोगों ने दिया था, जिसको केमिस्ट्री में डिटेल में उतना ज्यादा कुछ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं जे थॉम्सन मॉडल, यानी कि जिसके बारे में हम जानना है, जिसके बारे में कुछ जानना है, जो चीज को लोग ऐड करते जाए, उसी चीज को हम लोग देख रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, पहले जो एटॉमिक मॉडल था उन्हीं सब से एक एक करके सुधरते सुधरते आज जो आया है वो, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी और बढ़े, भोर को भी कोई गलत कह दे, बोले कि ऐसा नहीं कुछ और होता है, तो हो सकता है उसके आगे हम लोग उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि हाँ कैसे कैसे शुरू हुआ था, बस। इसके बाद आए थे रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, ये भी तुम ही लोग बताओ कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या था, और इसमें एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था। इसमें तो अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था ना। हाँ, अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट। ठीक है, इसमें अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट हुआ था, गोल्ड फॉइल रखे थे और वो उस पे अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्ड किए थे, और बाहर स्क्रीन पे जो है, जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि चलो ये कोई एक
से ये गोल्ड फॉयल हो गया, ठीक है, और इधर ये स्क्रीन हो गया। ठीक है, ये स्क्रीन हो गया, ये हमारा गोल्ड फॉयल है, दूर दूर रखा हुआ है, इन दोनों के बीच में कुछ दूरी है। अब अगर हम मान लेते हैं कि इधर कार्डबोर्ड भी रखा होता है ताकि जो है सिंगल अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में भेजते हैं, ठीक है, तो हम वही बोल रहे हैं कि इधर से हम अल्फा पार्टिकल इस पे इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है, गोल्ड फॉयल है, इस पे अल्फा पार्टिकल है इंसिडेंट, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि इस स्क्रीन पे जो है, मतलब इधर की तरफ चारों तरफ उन्होंने मिला, यानी कि चारों तरफ उन्होंने देखा कि इस स्क्रीन पे हमको अल्फा पार्टिकल मिल रहा है, यानी कि अगर हम देखें तो इस छोटे से रीजन से हमने भेजा था, ठीक है, यहाँ से अगर एक छोटा सा गोला मान ले तो इस रीजन से भेजे हैं इस पे, और ये जो गोल्ड फॉयल है उससे टकराने के बाद पीछे स्क्रीन पे चारों तरफ फैला हुआ नजर आया। तो उन्होंने इस निकाला गोल्ड में जो है एक पॉजिटिव चार्ज जो है हैवी पॉजिटिव चार्ज कुछ है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है हमारा ये भी पॉजिटिव ही है, अगर हम इधर फेंक रहे हैं तो मोस्ट पार्ट से अनडेविएटेड पास हो रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह कहीं पे जा रहा है तो वहां पे ऐसा डेविएशन उसमें ज्यादा हो रहा है, और बहुत कम का डेविएशन जो है ऐसे जाके वापस आ जा रहा है, और बाकी अगर हम कहीं से फेंक रहे हैं तो सीधा सीधा ऐसा पास कर जा रहा है। तो उन्होंने इस मॉडल में बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं एक जगह पे बहुत फिक्स्ड, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो है एक जगह पे फिक्स्ड है और वो हैवी है, यानी कि वहां पे जो है बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मास जो है वहां का हैवी है, तभी डिफ्लेक्शन इतना ज्यादा कर पा रहा है। और फिर बोले कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके चारों तरफ ऐसे सर्कुलर राउंड में घूम रहे हैं, ठीक है, इसमें उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इस पॉजिटिव चार्ज को के अराउंड में घूम रहा है ऐसा, ठीक है। तो ये था रदरफोर्ड मॉडल कि रदरफोर्ड ने कहा कि अगर हम किसी एटम को एज्यूम कर रहे हैं तो एटम का मोस्ट ऑफ द जो मास है, मोस्टली मास जो है वो सेंटर पे स्थिर है, उस सेंटर को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, ठीक है, इसको नाम दिया न्यूक्लियस, और रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस का खोज किया इसी एक्सपेरिमेंट। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि न्यूक्लियस का खोज रदरफोर्ड ने बोला है कि जो टोटल मास है, मोस्ट हैवी पार्ट है वो सेंटर में है। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल अगर अनडेविएटेड मोस्ट ऑफ द पार्ट जा रहा है, नहीं कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वैकेंट है, वहां कुछ नहीं है, लेकिन सेंटर वाला जो पार्ट है, सेंटर पे जो पार्ट है वहां से डेविएट हो रहा है, और 90 डिग्री क्या 180 डिग्री से भी डेविएट हो जा रहा है, यानी कि बहुत वहां पे बहुत हैवी मास है, तो उस चीज को बोले उन्होंने न्यूक्लियस। और उसके चारों ओर बोले कि न्यूट्रल तो था ही पहले से, तो अगर वो पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट होता तो जाके अट्रैक्ट हो जाता अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव चार्ज। तो उन्होंने कहा कि उस पूरे एटम को, पूरे ही जो भी चीज था, पूरे एटम को न्यूट्रल करने के लिए कि अगर सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज कहीं तो होगा, तो उस चीज को उन्होंने बोला कि वो नेगेटिव चार्ज जो है इस पॉजिटिव चार्ज को, यानी कि जो न्यूक्लियस उन्होंने नाम दिया, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ वो जो नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोल रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस के अराउंड में सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, सर्कल में घूम रहा होगा। तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड का ये मॉडल था, क्या था हम ये लिख नहीं रहे हैं, समझा दिए हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके जो बोल सकते हैं क्या
डिफिकल्टीज या फिर क्यों नहीं इसको सही माना गया उस चीज के अगर बारे में बताएं, यानी कि डिमेरिट्स बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि इस चीज को हम क्यों नहीं सही माने। तो उसके दो रीजन है। फर्स्ट रीजन क्या है, ठीक है, तो हम फर्स्ट रीजन बनाने से पहले एक छोटा सा कहानी सुना, ठीक है। होता क्या है कि अगर हम हाइड्रोजन एटम को हाइड्रोजन गैस को, ठीक है, डिमेरिट्स बाद में लिखेंगे, पहले एक छोटा सा कहानी, ठीक है। अगर हम किसी भी वेसल में अगर रख दिए, ठीक है, ये अगर हम सील्ड ट्यूब है, ठीक है, कोई भी ट्यूब है, बोल रहे हैं कि सील्ड ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, इसमें हम हाइड्रोजन गैस रखती हैं। अब इसमें हाइड्रोजन गैस रख के अगर हम हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, ठीक है, हीटेड एट हाई टेम्परेचर, अगर इसको हम बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट करें तो इससे रेडिएशन निकलेगा, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन गैस या किसी भी गैस को, क्या कोई भी मटेरियल है उसको अगर हम हीट करते हैं तो रेडिएशन निकलता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस को अगर हम सील ट्यूब में रख के हीट करते हैं, बहुत ज्यादा हीट करते हैं, तो उसमें से रेडिएशन होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ से कुछ रेडिएशन निकलेगा। रेडिएशन क्या है, तो ये एनर्जी ही है, एनर्जी। और ये क्या होता है, फोटोन के फॉर्म में ही होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होता है। तो इसका जो वेवलेंथ पाया गया, यानी कि इसको जब हम प्रिज्म से पास किए, यानी कि इस फोटोन को प्रिज्म से पास किए, जैसे लाइट को हम प्रिज्म से पास करते हैं, अगर हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो इधर वो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वैसे ही इसको हम पास करके देखें तो इसमें जो लेमडा है ये मिला हमको 6562 एंगस्ट्रम का, एंड लेमडा मिला हमको 4860 एंगस्ट्रम का, ठीक है, यानी कि दो लेमडा वेवलेंथ हम लोग को मिला, ये दो वेवलेंथ मिला, ठीक है, वी गेट दिस स्पेक्ट्रम इसको बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग अगर हम लोग वेवलेंथ पाते हैं तो उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। यानी कि अगर हम इस रेडिएशन को, यानी कि हाइड्रोजन एटम बोल सकते हैं, हाइड्रोजन गैस के जो हम रेडिएस किए उसमें से जो फोटॉन्स निकले उसको हम प्रिज्म से पास किए, उसका स्पेक्ट्रम देखे यानी वेवलेंथ देखे तो हमको दो वेवलेंथ मिला, लेकिन नो एनी लेमडा बिटवीन दिस टू, ठीक है। इन दोनों के बीच में सिर्फ यही दोनों मिले, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं मिला, यानी कंटिन्यूअस टाइप का कुछ नहीं था, एक ये मिला दूसरा ये मिला, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि ये भी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एक्यूरेट यही नहीं है, लेकिन इतना के आसपास में है, ठीक है। तो अगर हम ये दो वैल्यूज दिख रहे हैं 6562 एंड 4860, तो 6500 या फिर 5000 एंगस्ट्रम ही, ऐसा कोई हमको वेवलेंथ नहीं मिला, ये दो वेवलेंथ मिले, ठीक है। कोई भी अगर दो हम माने तो ये दो वेवलेंथ मिले, बाकी सब क्यों नहीं मिला, ठीक है, बाकी कुछ नहीं मिला। तो इसी चीज से बोला गया कि इसके दो वेवलेंथ मिल रहे हैं। अब इसी चीज से लेकर जो है रदरफोर्ड का डिफिकल्टी हुआ, यानी कि उनके जो रदरफोर्ड मॉडल था उसको एक्सप्लेन करने में वो इस दो चीजों को नहीं बता पाए। एक चीज क्या था, यही वाला चीज, यानी कि स्पेक्ट्रम वाला चीज, और दूसरा चीज अभी हम बता रहे हैं। तो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। ड्रॉबैक्स क्या थे, केमिस्ट्री में भी इस चीज को बताया गया होगा, ठीक है, इसलिए बोले भी थे कि एक बार रिवीजन कर लो, पढ़ लो, ताकि सब चीजें जल्दी जल्दी निकलते जाए। अब बताओ कि ड्रॉबैक्स क्या थे। तो पहला ड्रॉबैक क्या था कि उन्होंने तो ये बोल दिया कि ये पॉजिटिव चार्ज है,
इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ ऐसे राउंड घूम रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है। तो लोगों ने कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज को चलो हम फिक्स मान भी लिए, फिक्स्ड कर दिए, तो ये तो इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा, अपनी तरफ खींच रहा होगा। अगर ऐसा है तो ये इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं इसके पास वेलोसिटी है, तो सीधा तो नहीं, लेकिन ऐसा घूमते हुए ये जाकर इस न्यूक्लियस से कोलाइड क्यों नहीं कर जा रहा है, ठीक है। अगर हम मान रहे हैं कि आप जो बोल रहे हो हम सही है, चलो आप बोल रहे हैं कि सेंटर पे न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है गोल गोल ऐसा सर्कल में घूम रहा है। तो सवाल किए लोगों ने कि भाई ठीक है, ये चीज तो हम मान लिए, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है अट्रैक्ट करेगा, तो ये उसको न्यूक्लियस में जाके मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों? तो इसका उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, यानी कि इस मॉडल नॉट सर आवाज नहीं आ रहा दिस है। मॉडल। हेलो, आ रहा है? हाँ सर अभी आ रहा है। ठीक है, तो ये मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि रियली में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में जाके मिल जा रहा था, नहीं मिल रहा था। लेकिन जब हम इस थ्योरी पे गए तो ऐसा होना चाहिए था, आपके अनुसार जो आपने कहा इसके हिसाब से ये काम होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो इस चीज को दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन दिस इफेक्ट, ठीक है, इस इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। अच्छा, ये सब जो हम पॉइंट बोल रहे हैं ये सब पढ़े हो केमिस्ट्री में या नहीं पढ़े हो, ये पहले बता दो, क्योंकि पढ़े हो हम एज्यूम कर रहे हैं कि पढ़ाई होता है, तो पढ़े हो इसलिए हम एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लिखा नहीं रहे हैं। पढ़े पढ़े हो? हैं सर। हाँ सर। तब तब ठीक है, ठीक है, ये फर्स्ट था। सेकेंड था, सेकेंड ये हुआ, ये ऊपर वाला जो हम एक्सप्लेन करें इसी से बेस्ड है कि अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है किसी भी, अगर ऐसा हो रहा है, तो उसमें जो होता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ मिलना चाहिए, ठीक, ठीक है। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ना मिलके हर वेवलेंथ मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो अलग अलग बहुत सारे ऑर्बिट हो सकते हैं, तो कुछ फिक्स ही क्यों मिल रहा है, ठीक है। इस चीज को भी उन्होंने नहीं एक्सप्लेन करवाया कि सिर्फ फिक्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रीक्वेंसी क्यों मिल रहा है, ठीक है, हर फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं मिल रहा है। जैसे कि हाइड्रोजन गैस के लिए हमने बोला कि उसके लिए सिर्फ दो वेवलेंथ यानी दो कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ मिले, बाकी कोई वेवलेंथ उनके बीच में या बाहर कुछ भी नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? इसका जवाब इनके पास नहीं था, तो ये इसका एक ड्रॉबैक था, इट डज नॉट एक्सप्लेन, ठीक है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ एटम, यानी कि
atom emits some characteristic frequencies and no other frequency is emitted. ठीक है, कुछ करेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी ही एमिट हो रहा था, सब नहीं एमिट हो रहा था। और ये जब लोगों ने सवाल उठाया तो वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये उनका जो मॉडल था उसके लिए ड्रॉबैक था, लेकिन इस मॉडल का बहुत इंपॉर्टेंस रहा क्योंकि इससे कुछ तो पता चला, यानी कि कुछ एक रास्ता तो मिला हमको सोचने का। अब लोगों ने इसी चीज के अकॉर्डिंग सोचना शुरू किया, यानी कि सेंटर रख दिया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सोचने लगे। तो इसके बाद वोर आए, वोर ने कुछ एजम्पशंस किए और उस चीज पे उन्होंने अपना मॉडल तैयार किया। तो उसके बाद है वोर्स मॉडल। ठीक है, वोर का मॉडल किसी भी एटम के लिए। तो वोर मॉडल जो है इसी चीज पे बेस्ड, यानी कि इसी से जरा सा आगे खोजा, यानी कि पहले जे थॉमसन ने सोचा कि भाई पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, न्यूट्रल होगा। तो पॉजिटिव निगेटिव सोचा, फिर बोले कि पॉजिटिव एम्बेडेड है, पॉजिटिव पूरे बॉडी में है और निगेटिव चार्ज जो है उस पूरे बॉडी में एम्बेडेड है कहीं कहीं भी, वाटरमेलन की तरह। उसी से आगे रदरफोर्ड ने सोचना शुरू किया, फिर उन्होंने बम्बार्डमेंट वाला एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट होना गोल्ड फॉयल। तो उस पे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि अगर ये अल्फा पार्टिकल मोस्ट पार्ट से अनडेविएटेड पास हो रहा है, यानी कि मोस्टली पार्ट फ्री होगा, वहां चार्ज कुछ नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन होता तब भी कुछ डेविएशन होता, और अगर पॉजिटिव चार्ज पूरे बॉडी में होता तब भी डेविएशन होता। तो जे थॉमसन का मॉडल गलत हो गया। तब उन्होंने अपना मॉडल दिया, बोला कि मोस्टली पार्ट जो है फ्री है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसी एक फिक्स्ड मास के अराउंड घूम रहे हैं और वो फिक्स्ड मास जो है पॉजिटिव है। फिर उनका मॉडल इन दो चीजों से फ्लॉप कर गया, दो चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक तो ये कि इलेक्ट्रॉन्स जो सर्कल में घूम रहे थे वो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होने चाहिए, और अट्रैक्ट हो रहे हैं तो धीरे धीरे उसको न्यूक्लियस में जाके टकराना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि वो मॉडल में कुछ ना कुछ फॉल्टी है। अब वो क्यों नहीं हो रहा है उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा, ये जो हमारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो किसी भी ऑर्बिट में नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं, किसी भी ऑर्बिट में हम एज्यूम कर सकते हैं। तो किसी में जब हम कर रहे हैं तो हर फ्रीक्वेंसी, हर वेवलेंथ का हमको रेडिएशन मिलना चाहिए, तो कुछ फिक्स्ड ही क्यों मिल रहे हैं। तो इसी चीज को माइंड में रखते हुए वोर ने आगे सोचा और इसी चीज पे उन्होंने जो सर है अपना मॉडल दिया। हाँ सर, इसमें तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बन रहा था ना किसमें? रदरफोर्ड मॉडल में? हाँ मतलब कि बहुत स्पेक्ट्रम इसमें बन नहीं रहा था। ठीक है, मॉडल था कि इसमें जो वेवलेंथ मिल रहा था वो वेरियस टाइप के मिलता अकॉर्डिंग टू थ्योरी, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। ठीक है, थ्योरी है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो उसका ऑर्बिट के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा, तो हम कोई भी ऑर्बिट मान सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास कोई भी एनर्जी मान सकते हैं और उसी के कारण हमको रेडिएशन मिलेगा। तो हमको जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ मिलना चाहिए वो किसी भी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए इस मॉडल के अनुसार। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं मिलता है, फिक्स ही मिलता है, यानी कि किसी भी एटम के लिए कुछ फिक्स्ड ही रेडिएशन या वेवलेंथ बोल सकते हैं या स्पेक्ट्रम मिलता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए डिस्कस करें तो दो फिक्स वेवलेंथ मिला, उसके बीच में या राइट आगे पीछे कहीं कुछ नहीं मिला।
तो इस चीज को वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि आखिर कंटिन्यूअस क्यों नहीं मिल रहा है, फिक्स्ड या कैरेक्टरिस्टिक या डिस्क्रीट ही क्यों मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर हम रदरफोर्ड मॉडल माने तो हम किसी भी वेवलेंथ या किसी भी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन हम एज्यूम कर सकते थे, क्योंकि उसमें किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं था। ठीक है, लेकिन पाया क्या गया, कुछ फिक्स्ड यानी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ही हमको मिले। तो इन्हीं सब चीजों को माइंड में रखते हुए बोर ने उनके मॉडल को थोड़ा सा सुधारा और कुछ एजम्पशंस किए। ठीक है, तो मॉडल क्या था वो हम बता दे रहे हैं, एजम्पशंस, पोस्टुलेट्स, फिर कैलकुलेशन, वो सब चीजें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ एजम्पशंस माने, यानी कि बोले कि जो सेंटर में है पॉजिटिव हैवी मास और न्यूक्लियस वो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अराउंड में सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये भी सही है, लेकिन और ये घूम भी रहा है तो हम जानते हैं कि सर्कुलर में घूमने के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स, यानी कि जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पहले नाम लिए थे, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। और सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है यानी कि वो अपनी तरफ खींच नहीं रहा है, बस राउंड में घुमा रहा है। सेकंड एजम्पशन है पोस्टुलेट्स यानी एजम्पशंस उन्होंने किया और उसी के बेसिस पे एक्सप्लेनेशन किया। सेकंड एजम्पशन ये किए कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूमेंगे, यानी किसी भी रेडियस के ऑर्बिट में नहीं घूमेंगे, कुछ फिक्स्ड रेडियस के ऑर्बिट में ही घूमेंगे। ठीक है, यानी कि जो एनर्जी हमको मिल रहा था वो किसी रेडियस में मिलता, यानी अलग अलग मिलता तो, लेकिन फिक्स मिला तो उसी चीज के बेसिस पे इन्होंने एज्यूम करा, पोस्टुलेट बनाया कि जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो हर रेडियस के ऑर्बिट में नहीं घूम रहे हैं, बल्कि कुछ फिक्स्ड रेडियस के ऑर्बिट में, यानी कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूम रहे हैं। और वो ऑर्बिट कैसे हैं? ठीक है, तो फिक्स्ड ऑर्बिट, और वो ऑर्बिट कौन से? तो ऐसे ऑर्बिट जिसमें एंगुलर मोमेंटम जो होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होगा। ठीक है, ऐसा ऑर्बिट में जिसमें एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो nh/2π होगा। ठीक है, ये एजम्पशन था। उसके बाद तीसरा जो था कि ये एनर्जी वाला, रेडिएशन वाला, तो उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन अगर सर्कल में घूम रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो उसके पास एनर्जी है, इसके पास एनर्जी है। कौन कौन सा एनर्जी है? तो सर्कुलर मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी है, साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो पोटेंशियल एनर्जी भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अगर दो चार्ज पार्टिकल r दूरी पे है तो एनर्जी है कि q1 q2/r। तो इसके पास दो दो एनर्जी, कौन कौन से? तो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का रिजल्टेंट कुछ टोटल एनर्जी होगा, यानी कि एनर्जी है। और अगर इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके पास एक फिक्स्ड एनर्जी होगा उस ऑर्बिट के अनुसार। और अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे ले आए, तो हायर से जब लोअर पे आएगा तो कुछ एनर्जी वो रेडिएट करेगा, एमिट करेगा। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि लोअर से हायर पे ले जाएं, तो लोअर से हायर पे जाएगा तो एनर्जी उसका बढ़ रहा है, तो वैसा खुद ब खुद नहीं होगा, उस केस में हमको एनर्जी देना पड़ेगा। और वो एनर्जी कितना देना पड़ेगा? तो दोनों ऑर्बिट्स के बीच का जो डिफरेंस होगा एनर्जी का, उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा। और हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आ रहा है तो उतना ही डिफरेंस का एनर्जी हमको मिलेगा। अगर ये तीन एजम्पशंस को, पोस्टुलेट्स को लोगों ने सुना, पढ़ा, देखा, तो उन्होंने जो भी चीजें ऑब्जर्व करे थे सब कुछ सही सही होता हुआ नजर आया, सब कुछ सही सही नजर आया। और आज तक हम लोग उसी चीज को फॉलो करते आ रहे हैं। तो एटम बनाते हैं तो वही चीज मानते हैं कि न्यूक्लियस बीच में, उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं।
फिर सर इसी चीज पे, हाँ सर ये जो एनर्जी है इसको फोटॉन्स बोल सकते हैं? कौन सी एनर्जी को? सर जो एमिट या रेडिएट करता है। हाँ, जो एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यानी कि एक हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जो आ रहा है, या लोअर से ऑर्बिट से हायर जा रहा है, तो फोटॉन्स के टर्म में ही है। ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो उसको फोटोन ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये था बोर का मॉडल। ठीक है, तो इसमें 3 पोस्टुलेट्स हैं, तो जो भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो 3 पोस्टुलेट्स हैं। फिर उसको न्यूमेरिकली एक एक करके देखना है हमको। उसको नेक्स्ट क्लास में ही एक साथ सब लिखेंगे, पोस्टुलेट्स, फिर न्यूमेरिकली क्या लिखना है। फिर उसके बाद जो है इसका एप्लीकेशन, यानी कि प्रॉपर्टीज बोलो, एप्लीकेशंस कोई बोलता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें बोला जाता है कि आर मतलब कि एन के टर्म्स में रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, वो सब चीजें हम लोग देखेंगे। यानी कि वेरियस वेरियस ऑर्बिट, जिसको हम लोग सेल्स बोलते हैं, के एल एम एन ये सब से बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट होगा, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो ऑर्बिट के हिसाब से उसका रेडियस क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, इस बोर मॉडल से ही डिफाइंड है। तो कैसे आया है उन सब चीजों को हम लोग को देखना है। वो हो जाएगा, तो उसके बाद लास्ट में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, फिर कोलिजन। तो ये 3 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, ज्यादा बड़ा चैप्टर ये भी नहीं है। तो अगर ये वाला चीज जो है केमिस्ट्री में अगर पढ़े हो, याद है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे, नहीं तो फिर डिराइव करने में टाइम लगेगा। और जहाँ तक हमको लग रहा है कि केमिस्ट्री में डिराइव करे होगे, आर का फॉर्मूला, वी का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, ये सब याद है? सर केमिस्ट्री में तो अतुल सर बोले बोलो। थे डेरिवेशन का काम नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूले का ही तो हम लोग को भी काम है। ठीक है, डेरिवेशन को उसका कहीं जरूरत ही नहीं है, लेकिन बोर्ड्स कहाँ में नहीं से आता आया है ना? ये, ना, उसमें भी डेरिवेशन नहीं आता है। ठीक है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा और क्या लास्ट फॉर्मूला आएगा वो सिर्फ लिखा देंगे। ठीक है, डेरिवेशन का जरूरत नहीं है, क्योंकि 2-3 इक्वेशन को मिला के मैथ ही तो सॉल्व करना होता है, डेरिवेशन में है क्या। ठीक है, तो इक्वेशन लिख देंगे, बोल देंगे सॉल्व करोगे ये मिलेगा, सॉल्व खुद से बैठ के कर लेना। ठीक है, एक बार खुद से भी देख लेना है, पढ़ के आना। ठीक है, कौन से ये रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, मोमेंटम, ये सब चीजें क्या होगा, क्योंकि डिटो जो तुम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो वही चीज यहाँ भी पढ़ोगे। ठीक है, तो इसलिए अगर पहले से पढ़े रहोगे, ध्यान में रहेगा, तो जल्दी जल्दी समझ में भी आएगा। और वैसे भी हमको यही लग रहा है कि एक बार पढ़े हो तो हम ज्यादा स्लो नहीं चलेंगे, जैसे अभी चल रहे हैं, ज्यादा कुछ लिखाएंगे, लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली बस क्या क्या है इम्पोर्टेंट जो देख के याद आ जाए, कहानी उतना है। ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी बोर मॉडल से ही शुरू करेंगे, बोर मॉडल में क्या क्या पोस्टुलेट्स थे, फिर उसका एप्लीकेशन या फिर प्रॉपर्टीज क्या है, वो सब चीज से आगे चलेंगे। ठीक है, तो कल प्रॉपर्टीज हो जाना चाहिए, और अगर वो हो जाएगा तो फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखेंगे, जो पहले हम एक्सप्लेन किए कि 2 वेवलेंथ मिल रहा है, तो वेवलेंथ कैसे मिलेगा, यानी कि एनर्जी लेवल डायग्राम वही बनाएंगे, के एल एम एन, पहला में क्या एनर्जी होगा, दूसरा में क्या होगा, डिफरेंस क्या आएगा। ठीक है, कौन सा सीरीज होगा, बामल पास करिए, सब किसको बोलते हैं, वही सब चीज चलेगा। ठीक है, लास्ट में फिर कोलिजन के बारे में, यानी कि एटॉमिक कोलिजन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हम बोम्बार्ड किए थे, अल्फा पार्टिकल बोम्बार्ड किए थे, तो कोलाइड करेगा तो कितना, कैसा डेविएट होता है, वो सब चीजें थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स, तो मुश्किल से 2 या 3 लेक्चर लगेगा। तो एक बार हम फिर से बोल रहे हैं, पहले से देख लेने के लिए। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो 11th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़े हो, या फिर कोई बुक है तो उसको एक बार पढ़ लेना, क्योंकि पहले से एक बार पढ़े हो, एक बार खुद भी पढ़ लोगे, फिर से सुनोगे तो सारा चीज याद हो जाएगा। इसमें दोनों में, फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं है फॉर्मूला में, ना ही किसी में नहीं, एक बार में
उसका भी रिवीजन हो जाएगा, इधर भी पढ़ लो, इसलिए बोल रहे। ये चैप्टर भी, फिर नेक्स्ट चैप्टर न्यूक्लियस पढ़ेंगे, तो उसमें भी आधा पोर्शन जो है केमिस्ट्री के में पढ़े होगे। क्या? तो केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर, केमिकल काइनेटिक्स हुआ होगा तो उसका फर्स्ट ऑर्डर का जो इक्वेशन पढ़े हो, वही चीज हम लोग यहाँ नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी में। वहां पे रेडियो एक्टिविटी करके 2-4 क्वेश्चंस कराए गए होंगे, वही सब चीज यहाँ भी होगा। ठीक है, तो उस चीज को एक बार रिवीजन कर लेना है। ठीक है, फिर एंड कर रहे हैं।